academics. So over to you, sir. Hello, good evening dear students. Just let me know, are you getting my voice properly? Am I audible and visible to all? And first of all, let me congratulate you all guys. आपने अपने लेवल पर बेस्ट एफर्ट डालकर और अपनी एक पोजीशन जेई मेन में और जेई एडवांस में बनाई है. Irrespective of the rank, but still you have achieved something, and now it's the time to begin the next journey. आने वाले जो 4 साल अब आप किसी इंस्टीट्यूशन में किसी कॉलेज में स्पेंड करने वाले हैं, those 4 years are going to rule the rest of your life. Okay, and to get that kind of good performance in the colleges, एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूरी है रखना. अभी मिस्टर दीपक आपसे बात कर रहे थे एंड ही वाज फोकसिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. आप लोग भी कुछ बता रहे थे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक्स एंड कैंपस लाइफ, प्लेसमेंट, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. लोकेशन, दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट्स, द ब्रांच, द स्ट्रीम विच यू आर गेटिंग इन द कॉलेजेस. ये सब बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं और इनको देखते हुए एक अच्छा डिसीजन आप लेने की कोशिश करते हैं. कई बार मैंने देखा है अपने इतने लंबे करियर में कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए हैं, लेकिन कुछ काउंसलिंग के दौरान कुछ गलत डिसीजंस हो जाने से या जल्दबाजी में या अननोइंगली उनसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है और उसकी वजह से वो जो ऑप्शन उन्हें मिलता है वो कहीं ना कहीं उनके डिजर्विंग पोटेंशियल या डिजर्विंग सिचुएशन से रिलेटिवली पुअर हो सकता है. कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत अवेयर हैं, परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होने के बावजूद भी एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं. ओके, आई एम ऑब्जर्विंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हियर. काउंसलिंग का सेशन आज से शुरू हो गया है. इनफैक्ट जोसा की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली. अभी रिसेंटली वी ऑलरेडी हैव कंडक्टेड सम ऑफ द सेशंस. एक सेशन लगभग 15 डेज पहले मैंने लिया था जिसमें हमने कॉलेजेस ऑन ब्रांचेस के बारे में बात की थी. अभी 2 दिन पहले प्रमोद सर ने एक और सेशन लिया जिसमें उन्होंने ये एजुकेट किया स्टूडेंट्स को दैट हाउ यू हैव टू सेलेक्ट द गुड कॉलेज और कॉलेज सिलेक्शन में आपको किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए. एंड इन टुडेज सेशन, सिंस इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ जोसा काउंसलिंग, तो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. ओके, लेकिन एक बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड ऑफ कोर्स राम मानव सोनी इज ऑल्सो हियर. कॉन्ग्रेचुलेशंस राम, यू हैव डन क्वाइट वेल. जेई एडवांस में 1356 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1356 आपकी रैंक रही है. समवेयर अराउंड दिस और एग्जैक्टली इट इज दिस. इट इज राइट नाउ आई डोंट हैव रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ मी बट आई रिमेंबर सारे रिजल्ट्स में बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ. सो इवन आई रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टूडेंट की किस स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है. सो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल. आर यू लिसनिंग मी राम? एंड may I request you all guys to please switch on the camera also. आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा. एक मिनट के लिए आप लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर लें तो मुझे भी दिखाई देगा कि आप कहाँ हैं, कौन कौन हैं और कैसे आप बात कर रहे हैं. एंड देन इन द रिमेनिंग ऑफ द सेशन यू मे कंटिन्यू एज यू लाइक. और आपके कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आज के सेशन में काफ़ी हद तक जोसा से ही अलाइन रहूँगा और हम इस तरह के सेशंस रेगुलर कंडक्ट करते हैं. तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे सेशंस कंडक्ट होंगे. पहले भी ऐसे सेशंस कंडक्ट हुए हैं तो वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहेंगे. आने वाला जो 1 महीना लगभग आपके सामने है उसमें आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड. राम, कैन वी स्पीक? कैन यू स्विच ऑन द कैमरा? P.S. Sagar. राइट, चलिए. सो लेट अस बिगिन. मैं आज जो आपसे बात करूंगा पर्टिकुलरली, आई एम श्योर आप अलग अलग लोकेशंस पर हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर. एंड मीन्स आज का जो आपने जोसा का शेड्यूल ऑन हुआ है उस पूरे शेड्यूल को एक बार देख भी लिया होगा. उसका बिजनेस रूल जो डिलीवर किए हैं उन्होंने वो भी आपने रीड कर लिया होगा अच्छे से और उसमें आपके कुछ पॉइंट्स भी होंगे, कुछ क्वेरीज भी हो सकती है, तो नोट डाउन करके रख लीजिए. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम माय साइड अबाउट जोसा और उसके बाद फिर आपके कुछ क्वेरीज या आपके कुछ पॉइंट्स या क्वेश्चंस अगर हों तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. ओके, आप तब तक नोट डाउन कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को. राइट, तो चलिए लेट अस बिगिन. सबसे पहली चीज,
what is JOSA? JOSA है क्या बेसिकली? दिस इज जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी. दिस इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, एक कॉमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंडिया के सभी टॉप इंस्टीट्यूशंस में अलोकेशंस प्रोवाइड किया जाता है. टोटल 120 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग और उनमें से मतलब लगभग 70,000 सीट्स यहाँ पर ऑफर की जाती हैं. मैनी गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैनी प्राइवेट कॉलेजेस. इफ यू गो फॉर द लिस्ट ऑफ दोज कॉलेजेस, 23 IITs participate in this, and there is another institutions group that is called as NIT system. आपने देखा होगा जोसा के बिजनेस रूल में दो बातें लिखी हुई होती हैं. एक होता है IIT या उसको हम IIT system भी बोल सकते हैं, and only IITs are being considered and covered in that IIT system. 23 IITs are there. दूसरा मेजर ग्रुप होता है NIT plus system. NIT plus system में all NITs, 32 NITs, 26 triple IITs and 46 GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस. ये जो GFTIs हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड होते हैं. इनमें से बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं. बट रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर आइदर द गवर्नमेंट कॉलेजेस और द ट्रस्ट कॉलेजेस, ओके, और द ऑटोनोमस बॉडीज. तो ये लगभग 128 इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे ऑफर अराउंड 70,000 नंबर ऑफ सीट्स टू द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, ओके. और जो अलॉटमेंट है वो प्योरली आपकी रैंक बेस्ड ही अलॉटमेंट होता है. IITs में केवल और केवल JEE एडवांस का रैंक कंसीडर किया जाता है. यू ऑल नो दैट. एंड JEE जो NIT सिस्टम है, NIT सिस्टम में JEE मेन का रैंक कंसीडर किया जाता है, राइट. JEE मेन का जो ऑल इंडिया रैंक है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है. और जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो सब इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग होती हैं. जैसे NIT सिस्टम के लिए अलग है, IIT सिस्टम के लिए अलग है, बट दे ऑल आर बीइंग डिलीवर्ड एंड all the students are offered the admission in the colleges through only JOSA. JOSA के अलावा और कोई दूसरा तरीका एडमिशन का यहाँ पर नहीं होता है, ओके. अब अगर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ. लास्ट ईयर का जो डेटा बताने की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर का जो रैंक रहा, लास्ट रैंक एडमिटेड थ्रू JOSA 2024, JOSA 2024 के थ्रू जो लास्ट ईयर का डेटा बोलता है. लास्ट ईयर हर साल ये रिपोर्ट डिक्लेयर करते हैं. IITs भी JEE का एक रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें ये ओपनली डिक्लेयर करते हैं. लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में, जेंडर न्यूट्रल पूल में, IIT में 22,390 रैंक वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिला. 22,390, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना. 25,000 तक की रैंक के बच्चों को IIT में एडमिशन मिलने के चांसेस बन जाते हैं. बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं. कई बार स्टूडेंट्स को लोकेशनल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं. IITs में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स लगभग 15 to 16,000 के आसपास रहती हैं, लेकिन फिर भी 22,000 रैंक तक के बच्चे को एडमिशन मिला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोकेशनल कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं लेते, या उन्हें कहीं बेटर ऑप्शन NIT में मिल जाता है या किसी और कॉलेज में मिल जाता है तो वो वहाँ जाने का सोचते हैं. बट एज पर डेटा इतने 22,390 रैंक तक के स्टूडेंट को IIT में एडमिशन मिल गया जनरल कैटेगरी में, ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर ये रैंक और थोड़ा पीछे चला जाएगा. और अगर मैं गर्ल्स कैटेगरी में बात करता हूँ, आपने देखा होगा उसमें एक सुपर न्यूमेररी कोटा होता है जो फीमेल ओनली कोटा होता है. वहां पर लगभग 25,000 प्लस रैंक तक के स्टूडेंट को IIT में एडमिशन मिल गया. अगर मैं NIT की बात करूं तो यूजुअली 60-70,000 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तो होपफुल रहना चाहिए, रहता है. लेकिन फिर भी कुछ NITs ऐसी हैं जहां पर यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जाना. जैसे NIT सिलचर हो गया, NIT जम्मू हो गया, है ना, NIT श्रीनगर हो गया. NIT श्रीनगर में या NIT सिलचर में यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स इतना पसंद नहीं करते हैं जाना, तो ये थोड़ा रिमोट लोकेशंस की NITs हो जाती हैं, है ना. तो इस वजह से यहाँ का कट ऑफ रिलेटिवली पुअर जाता है. NIT में लास्ट ईयर 13,68,000 रैंक तक के स्टूडेंट को NIT में एडमिशन मिल गया. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हमें वहां पर भी जाना चाहिए? ऑप्शन तो बनता है. तो आप अगर चॉइस शीट फिल करेंगे और आप अगर NIT सिलचर या NIT श्रीनगर आप ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर एडमिशन मिलने के चांस बन जाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोअर रैंक. लेकिन क्या वहां जाना चाहिए? उसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को समझना जरूरी होता है कि व्हाट आर द प्लेसमेंट सिनेरियो ओवर देयर, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स ओवर देयर, वहाँ पर ओवरऑल एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, और उसके कंपैरेबल आपको कहीं दूसरे ऑप्शंस मिल रहे हैं क्या, उन सबको कंपेयर करके आपको डिसीजन लेना चाहिए. बट इन टुडे सेशन में आपको बहुत ज़्यादा दूसरे ऑप्शंस की बात आज नहीं करूँगा. आज मैं केवल जोसा पर ही अपना फोकस रखूँगा.
और जनरल कैटेगरी में ही फीमेल ओनली पूल में 10 लाख स्टूडेंट्स 10 लाख रैंक के ऊपर भी एडमिशन मिल गया। अगर मैं ट्रिपल आईटी की बात करता हूं तो यहां पर 56,550 रैंक तक के स्टूडेंट को ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिला। एक चीज और है, एनआईटी में 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से होती है और 50% होम स्टेट कोटा से होती है। तो ये जो स्टूडेंट यहाँ 13 लाख का या 10 लाख की रैंक पर जा रहे हैं, ये होम स्टेट कोटा से जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया रैंक की भी बात करते हैं तब भी यहां पर लगभग 9 लाख 8 लाख तक की रैंक के स्टूडेंट को सिलचर या श्रीनगर जैसे एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है। ओके, लेकिन ट्रिपल आईटी में कोई होम स्टेट कोटा नहीं होता और ये ओपन सीट्स होती हैं, तो सारी सीट्स ही ओपन होती हैं, इसलिए यहाँ पर 56,000 रैंक तक के स्टूडेंट को ऑप्शन मिल जाता है। लास्ट ईयर 67,000 रैंक तक के फीमेल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया। जीएफटीआईज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेजेस का ग्रुप है। GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस, जैसे बिट्स मेसरा आपने नाम सुना होगा, रांची, ये बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में काउंट होता है। बिट्स के कई सारे कैंपसेस हैं और भी इस तरह के अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। वहाँ पर इस तरह के जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 5,34,000 रैंक तक के स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया। और अगर फीमेल ओनली कैटेगरी में बात करें तो वहाँ भी लगभग 1.25 लाख रैंक तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया। तो ये एक्चुअली फीमेल ओनली कैटेगरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होती है, इसलिए ये नंबर आपको यहाँ पर छोटा दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये एक अपने आप में बड़ी रैंक है और यहाँ तक की रैंक के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो अगर इतना रैंक तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि हम हमारा जो काउंसलिंग का अपना चॉइस शीट है या काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसको बहुत केयरफुली गो थ्रू करें, वरना हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होने के पूरे चांस बन जाते हैं और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए काउंसलिंग का ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपकी रैंक कुछ भी हो, चाहे बहुत आगे हो बहुत पीछे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शंस आपके लिए वहाँ पर भी बनेंगे, लेकिन उन ऑप्शंस को कितनी वैल्यू देनी है ये हमें अलग से डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब मैं बात करता हूं कि हमें बेसिकली जोसा में कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई मेन का एग्जाम दिया था, जेई मेन में अपीयर हुए हैं और उनका रैंक जेई मेन ने दिया है, वो सब स्टूडेंट्स जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। उनको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के ऑप्शंस मिलेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जेई एडवांस क्वालिफाई कर लिया है, जिनका जेई एडवांस में रैंक आया है, वो सब जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी के लिए एलिजिबल है। भले ही उनकी रैंक 30,000 आई हो, लेकिन फिर भी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो ऑफ कोर्स ये ऑप्शंस भी ले सकता है और आईआईटीज भी ले सकता है। इसी तरह से अगर मैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो ये आपको पता है कि 75% क्लास 12th में बोर्ड में होना बहुत ज़रूरी था और ये कंडीशन जोसा के लिए ज़रूरी है, वरना आपको एडमिशन के वहाँ पर चांसेस नहीं मिलते हैं। 75% जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एंड 65% फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स, या फिर बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट का होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी यहाँ पर रैंक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो स्टूडेंट जिसकी 5 लाख रैंक है या 1 लाख रैंक है या 25,000 रैंक है या 10,000 रैंक है वही पार्टिसिपेट कर सकता है। एवरीवन कैन पार्टिसिपेट प्रोवाइडेड दैट ये कंडीशंस वो फुलफिल करता हो। ओके, तो कई स्टूडेंट्स तो जोसा की काउंसलिंग में अपीयर ही नहीं होते हैं कि अरे सर मेरा तो रैंक पीछे आया है तो मुझे तो कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं, और ये सोचकर वो अपीयर नहीं होते हैं। बट टेल मी मीन्स जो लास्ट अभी मैंने आपको डेटा दिखाया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द ऑप्शंस इन दीज कॉलेजेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं जोसा का जो प्रोसेस है वो क्या है, बेसिकली स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। ये बेसिकली 4 स्टेप प्रोसेस है, राइट। क्या क्या स्टेप्स रहेंगे? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सीट अलॉटमेंट आएगा, और फिर रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये 4 स्टेप्स आपकी होता है। रिपोर्टिंग का मतलब आपको कैंपस में जाकर रिपोर्ट नहीं करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। ओके, तो ये 4 स्टेप्स हैं, बट दीज स्टेप्स बिगिन विद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना होता। ओके, आप अपने जोसा पोर्टल पर जाइए, जो आपके क्रेडेंशियल्स रहे हैं जेई मेन के, उनके थ्रू आप रजिस्टर करेंगे और आपको वहां पर रजिस्टर्ड होने के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलने लग जाएगा। फीस कब पे करना है समझ लीजिए, जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कोई सीट आपको मिल गया
और उस टाइम पर आपको फीस पे करना होगा, राइट। पार्ट पेमेंट करना होगा, वहां पर भी फुल पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन अगर नहीं मिला है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि सीट हमें फी पेमेंट करने की अभी जरूरत नहीं है। यानी ये दो स्टेप्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यहां की आपको कोई फीस पे नहीं करनी। पहला खर्चा आपको तब करना पड़ता है जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है, राइट। इस साल से एक्चुअली एक चलिए वो बात मैं आगे बताता हूं। तो ये दो स्टेप्स होने के बाद फिर आपको सीट अलॉटमेंट होता है, ये जोसा को करना होता है। आपका काम तो केवल ये दो है। उसके बाद यहां सीट अलॉटमेंट में आपका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर रिपोर्टिंग में आपका फिर से काम आ जाता है कि रिपोर्टिंग क्योंकि आपको करनी है, वो कैसे करनी है, तो इस स्टेप को भी समझिएगा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। अब आपका एक बार इसके टाइमलाइन को भी समझ लीजिए। वैसे तो पूरा उन्होंने एक शेड्यूल दिया हुआ है और उस शेड्यूल में आपने देख ही लिया होगा कि बहुत डिटेलिंग उन्होंने कर रखी है, लेकिन उस डिटेलिंग का मतलब क्या है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं। ओके, उस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। यहां सबसे पहला काम होगा जोसा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। ये शुरू हो चुकी है, 3 जून से ये शुरू होनी है, वो शुरू हो चुकी है। ये आपकी पहली स्टेप हो गई, ठीक है। ये आप अपने क्रेडेंशियल से लॉग इन करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग मतलब आपको वहां पर पूरा एक चॉइस शीट फिल करना है। चॉइस शीट कैसे फिल करना है अभी समझाऊंगा। तो आपको उसमें कॉलेजेस के नाम के साथ साथ ब्रांच भी देना है। जैसे मान लीजिए आईआईटी जेईई एडवांस में क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो उसकी चॉइस है आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पढ़ना, तो वो पहला ऑप्शन आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस लिख सकता है, दूसरा ऑप्शन आईआईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस लिख सकता है। इस तरह से वो चॉइस शीट फिल करता हुआ चलेगा। तो उसमें कॉलेज का नाम और साथ में ब्रांच का नाम। आईआईटी वाले वहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है, उसमें आपको जैसे ही आप जाते हैं तो उसमें कॉलेज का नाम और उसकी ब्रांच, कौन सा कोर्स आपको लेना है, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें फिल करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उस चॉइस शीट में आपका केवल जेईई मेन का ही रैंक है, एडवांस का रैंक नहीं है, तो आप जब चॉइस फिल करने लगेंगे तो आपको आईआईटी के ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे। और अगर आपका जेईई एडवांस का भी रैंक है तो आईआईटी और एनआईटी दोनों के ऑप्शंस आपको वहां दिखाई देंगे और आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 8-9,000 जेईई एडवांस में रैंक है, तो वो आईआईटी के भी ऑप्शंस ट्राई करेगा और वो एनआईटी के भी ऑप्शंस ट्राई करेगा कि भाई इन आईआईटीज तक मुझे कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर मैं एनआईटी प्रेफर करूंगा, है ना। तो इस तरह के वो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना शुरू कर देगा। चॉइस फिलिंग में आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक अच्छा सा डेट शीट दिया हुआ है और यहां पर चॉइस फिल होने के बाद आपने देखा होगा उस शेड्यूल में एक पॉइंट लिखा हुआ है प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, है ना। आपसे मैंने अभी अभी कहा कि आपको फीस अभी पे नहीं करनी, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाए तब तक फीस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी एक प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग होगा और आपका अलॉटमेंट आता है राउंड 1 का, तो वहां पर आपको जिन जिन स्टूडेंट्स को मिल जाती है सीट, उन्हें फीस पे करनी होती है सीट एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन चूंकि बहुत सारा रश हो जाता है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ जाए, और इस साल इस तरह के हर साल ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे लास्ट मोमेंट तक भी पेमेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं और कई बार वो पेमेंट में मिस हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई बहुत मेजर ऐसा नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स की नॉर्मली मिस्टेक की वजह से ही होता है। 3-4 दिन की विंडो मिलती है, लेकिन लास्ट डे तक जाकर वो फी पेमेंट करने के लिए बारे में डिसीजन लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा जल्दी ले लें 3-4 दिन की विंडो में तो वो दिक्कत नहीं आती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस साल से जोसा ने ये नया काम शुरू किया। उन्होंने बोला कि भाई आप प्री पेमेंट कर दो सीट एक्सेप्टेंस फी का, अभी कर दो। आप तो सीट मिली हो चाहे ना मिली हो, आप तो पेमेंट कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट के कोई हड़चल या कोई अड़चन आए तो उससे आपको दिक्कत नहीं आए। सीट मिल जाएगी तो वो प्री पेमेंट आपका हो ही चुका है, सीट नहीं मिलेगी तो कोई नुकसान नहीं है, वो आपके खाते में वापस आ जाएगी जब ये काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तब, ठीक है। तो आप ये प्री पेमेंट का ऑप्शन उन्होंने दिया है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप प्री पेमेंट करें। आपको सीट जब मिलती है तब भी आप प्री पेमेंट, तब भी आप सीट एक्सेप्टेंस फी दे सकते हैं और आप चाहें तो प्री पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात, जैसे ही आपका ये 3 जून से आप आगे बढ़ेंगे तो 3 जून के बाद उन्होंने राउंड 1 सीट अलोकेशन अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग की ये डेट दी है 14 जून से 18 जून के बीच में। 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा अलॉटमेंट का। 14 जून से पहले यानी कि 3 तारीख से लेकर के और आपको 14 तारीख से पहले पहले का जो पीरियड है उसमें क्या क्या काम करना होता है। आपको चॉइस शीट फिल करनी होती है,
ठीक है, 9 तारीख को और 11 तारीख को दो उन्होंने मॉक राउंड दे रखे हैं। अब ये मॉक राउंड क्या चीज है, और ये मॉक राउंड केवल राउंड 1 से पहले ही दिए हुए हैं, आगे नहीं दिए हुए। ठीक, तो 9 तारीख और 11 तारीख 9 जून और 11 जून को उन्होंने दो मॉक राउंड दिए हैं। मॉक राउंड का मतलब है कि आपने जो चॉइस शीट भरी है उस चॉइस शीट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, यानी आपको जो मिल रहा है अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो ओके, नहीं तो आप चाहे तो चॉइस शीट को चेंज कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर बदल सकते हैं कॉलेजेस का। ठीक है, ये सिर्फ मॉक राउंड है, ये फाइनल नहीं है। लेकिन फिर भी मॉक राउंड में कई बार आपको ट्रू पिक्चर दिखाई नहीं देती, उसके बहुत बड़े रीजन है। स्टूडेंट में मान लीजिए, जैसे मान लो मेरा रैंक जो आया था, मैंने अभी तक मेरे पास तो टाइम है ना, 14 तारीख से पहले पहले करना है ना मुझे तो ये सारा काम, तो मैं 12 तारीख तक तो मैंने काम ही नहीं किया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, चॉइस शीट को पूरा नहीं भरा, और अगर भर भी दिया तो मैं 12 तारीख को जाकर फिर उसको ऊपर नीचे चेंज कर रहा हूं, यानी कि वो बदल सकती है। तो मॉक राउंड सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया है और उससे कोई बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं होती है। मॉक राउंड इज जस्ट लाइक अ गेम, कि आप बस खेल रहे हैं, सीट अलॉटमेंट का गेम खेल रहे हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस हाँ आपको एक आइडिया हो जाता है कि चलो कर देते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो मॉक राउंड कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो आप चाहे देखें चाहे न देखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन। ओके, और 18 जून ये इस पीरियड के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या करना है ये आपको करना पड़ेगा। आपका काम बस यहाँ चॉइस फिलिंग के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद आप चॉइस शीट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, और ये 14 जून के बाद आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, नहीं मिलती है तो आप बैठे रहिए और सेकेंड राउंड के रिजल्ट का वेट करिए। उसके बाद आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, और यहां पर 21 जून से 25 जून तक की पीरियड रहेगी, और यहां पर विंडो दे रखी है फिर से इन्होंने 25 जून तक। यहां पर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, फी पेमेंट करना होगा, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या काम करना है वो सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको डेट शीट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन्होंने थर्ड राउंड का जो टाइम पीरियड दिया है वो 28 जून से 2 जुलाई दिया हुआ है, एक के बाद एक राउंड आते जा रहे हैं, और यहां से ये आपका राउंड 4 सीट अलॉटमेंट 4 जुलाई से 8 जुलाई रहेगा, राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट 10 जुलाई से 14 जुलाई रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट राउंड है। इसके बाद आईआईटी के जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा, वो सीट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीट विड्रॉ का एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है ये अभी मैं समझाऊंगा। यानी आपको मान लीजिए आपको उम्मीद था कि भाई मुझे ये मैंने जो चॉइस शीट भरी है उसके अकॉर्डिंग कोई कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं, लेकिन 5th राउंड तक भी आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला, और कोई ऐसा कॉलेज मिला जो आप चाहते नहीं थे, आपकी मजबूरी थी कि चलो कुछ तो भर देते हैं, है ना, ये सोच के आपने फिल कर दिया, और वो आपको नहीं लगता कि नहीं मुझे नहीं जाना, तो आप यहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ वैसे हर राउंड के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन 5th राउंड तक तो चेंजेस होने की संभावना है ना, तो 5th राउंड तक आप लास्ट चांस होगा कि आप विड्रॉ कर सकें। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आपको 6th राउंड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। 6th राउंड में जैसे विड्रॉ कर लिया यहां पर ऑप्शंस ने बच्चों ने, तो वापस से चॉइस शीट में शफलिंग होती है, और उसके बाद 6th राउंड का रिजल्ट आएगा, और वो 16 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में होगा, और ये आईआईटी के लिए लास्ट राउंड है। दिस इज लास्ट राउंड फॉर आईआईटीज के लिए ये लास्ट राउंड है। इसके बाद आईआईटीज का एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और इस राउंड में जिस स्टूडेंट को आईआईटी में कोई एडमिशन मिल रहा होगा तो वो फाइनल रहेगा, है ना। इस राउंड में आप टेक्निकली विड्रॉ नहीं कर सकते, यहां पर तो आप डेफिनेटली विड्रॉ कर सकते हैं, यहां टेक्निकली विड्रॉ नहीं कर सकते। टेक्निकली वर्ड क्यों बोला मैंने, देखिए विड्रॉ तो आप यहां भी कर सकते हैं, आपको मिल गया आईआईटी में, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, कोई रोक थोड़ी रहा है, जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई मैंने इस साल मेरा पहला अटेम्प्ट था और मुझे आईआईटी में अगर ये कॉलेज मिल गया तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, तो वो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेकर आईआईटी में एग्जाम रीअपियर होना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहो तो यहां पर भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहां पर विड्रॉ करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां अगर विड्रॉ करते हो तो जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दी है उसमें से 7,000 रुपीज वो डिडक्ट करते हैं, बाकी आपको रिफंड कर देते हैं। और जो यहां पर अगर आप विड्रॉ करना चाहोगे, यहां पर आप जाओगे तो यहां आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाएगा,
आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, है ना, यानी कि आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगा, तो आपका नुकसान होगा मॉनेटरली, लेकिन आपका नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट बचा रहेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 6th राउंड के बाद भी आपको पेमेंट करना है। 3 टुकड़ों में पेमेंट किया जाएगा। पहला पेमेंट जब पहली बार आपको सीट मिल रही है वहां करना है, उस पेमेंट को बोला है सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, पहली बार जब भी सीट मिल रही है वो पेमेंट आप चाहो तो प्री पेमेंट करके अभी राउंड 1 के रिजल्ट आने से पहले पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पेमेंट आपको करना है 6th राउंड के बाद, ये भी पार्ट पेमेंट है, राइट, और ये बोला जाएगा पार्शियल पेमेंट, है ना, पार्शियल एडमिशन फीस। ये पार्शियल एडमिशन फीस के नाम से है, PAF के नाम से। यहां 6th राउंड तक आपको पहली बार जब सीट मिली तो वो कहला रहा है सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसके बाद पार्शियल एडमिशन फीस। जैसे मान लीजिए IIT दिल्ली में किसी स्टूडेंट को एडमिशन मिला, तो IIT दिल्ली की उस कोर्स की फीस मान लीजिए 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में से एक पर्टिकुलर अमाउंट भी मैं अभी बता दूंगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस के रूप में ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट के नाम से, पार्शियल एडमिशन फीस के नाम से ले लिया जाएगा, और बचा हुआ अमाउंट फिर जब आप IIT दिल्ली में रिपोर्ट करेंगे तो वहां देना होगा। तो ये 3 टुकड़ों में होगा, और ये केवल IIT दिल्ली नहीं बल्कि हर कॉलेजेस के लिए सेम रूल रहेगा। यानी कि पहली बार पेमेंट आप सीट एक्सेप्टेंस फीस का, दूसरा पेमेंट आप करेंगे पार्शियल एडमिशन फीस का, और तीसरा पेमेंट आप करेंगे उस कॉलेज में जब पहुंचेंगे वहां पर। तो यहां पर जिस बच्चे को विड्रॉ करना है तो वो अपना पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस से बाहर हो गया, और यहां जो उसने अभी तक सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर रखी थी वो उसकी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन NITs के केस में 6th राउंड के बाद भी काउंसलिंग होती है। ठीक है, वो काउंसलिंग कैसे होती है वो भी मैं बताता हूं। ये NIT सिस्टम के लिए लास्ट राउंड नहीं है, IIT के लिए ये लास्ट राउंड है। NIT सिस्टम में 3 के तरह के कॉलेजेस थे, एक था NIT, दूसरा था IIIT, तीसरा था GFTIs। ठीक है, तो 6th राउंड के बाद फिर से जो बच्चे विड्रॉ कर लेंगे उनके अकॉर्डिंग शफलिंग होगी, और एक तरह से आप इसको 7th राउंड बोल सकते हैं या इसको लास्ट राउंड फॉर NIT भी बोल सकते हैं। उनका रिजल्ट रिवाइज करके दिया जाएगा और वहां जोसा का काम खत्म हो जाएगा और जोसा NIT के उन बच्चों को ऑफर कर देगा। लेकिन उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है, एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है CSAB, है ना, सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड। ये क्या करता है, NIT सिस्टम में जितनी भी सीट्स खाली रह गई आफ्टर जोसा के बाद जितनी भी सीट्स खाली रह गई, तो एक तरह का ये नया प्लेटफॉर्म है, सेकंड प्लेटफॉर्म है। वहां जाकर वो लिस्ट डिस्प्ले कर देते हैं कि भाई इन कॉलेजेस में ये सीट खाली रह गई। MNIT जयपुर में 2 सीट कंप्यूटर साइंस की बची हुई हैं, है ना, MNIT इलाहाबाद में 1 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स की बची हुई है, पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ जोसा के बाद जो NIT सिस्टम में स्टूडेंट को रिजल्ट मिला, उसके बाद वो चाहें तो उस लिस्ट को देख सकते हैं कि भाई मुझे कितनी सीट्स कहाँ कहाँ मिल रही हैं, और अगर मेरे कॉलेज मुझे जो ऑफर किया गया है उससे बेहतर कोई सीट अगर अवेलेबल है, वेकेंट है और मुझे मिल सकती है, तो जोसा में आप पार्टिसिपेट कर, इसमें जोसा के बाद CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजुअली इसमें 2 से 3 राउंड्स होते हैं। CSAB में यूजुअली 2 से 3 राउंड्स होते हैं, और उस राउंड के थ्रू आपको उस बची हुई सीट का क्लेम मिल सकता है। वहां पर भी ऐसा ही ऑप्शन है कि जो ऑप्शन आपको जोसा में मिला उसे रिटेन करते हुए आप जाना चाहें या उसे ड्रॉप करते हुए आप जाना चाहें। लेकिन IITs के केस में ये 6th राउंड लास्ट राउंड हो गया, और IIT की वेकेंट सीट्स CSAB में नहीं आती है, और IIT में कोई सीट वेकेंट यूजुअली रखी भी नहीं जाती। वो जो पीछे वाली रैंक के बच्चे होते हैं उनको ऊपर शिफ्ट करके वो सीट अलॉट कर दी जाती है। फिर भी अगर कोई बच्चा लास्ट में फी पेमेंट न करके उसको ड्रॉप ही कर देता है तो फिर फाइनली वो सीट्स वेकेंट रह जाती है और वो पूरे साल खाली ही पड़ी रहती है, उसको फिल नहीं किया जाता। और NITs के केस में यूजुअली अथॉरिटीज ये चाहती हैं कि कोई सीट खाली न रहे, इसलिए वो एक नया राउंड CSAB के नाम से कंडक्ट करते हैं, और वो उसका एक अलग वेबसाइट होता है, और वो यूजुअली जब आपका जोसा का 4th 5th राउंड चल रहा होगा तब जाकर वो वेबसाइट ऑन एयर होता है और वहां पर वो डिटेल्स आना शुरू होता है, क्योंकि इसका रोल तब आता है जब जोसा की वेकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाती है आफ्टर फाइनल राउंड ऑफ NIT सिस्टम। तो ये तो बेसिकली टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिएगा। ये जो डेट्स यहां पर आपको दे रखी हैं, ये डेट्स बेसिकली आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फी पेमेंट की लास्ट डेट्स हैं। 18th
अगर मान लीजिए सीट 1 का अलॉटमेंट आता है तो 14 जून से 18 जून के बीच बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है, और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं किया, फी पेमेंट नहीं किया, तो आपको यहाँ से जोसा काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और जब तक आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, थर्ड राउंड में जाकर कुछ मिला, तो वहां जाकर आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले आपको फीस पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज द टाइमलाइन। ये टाइमलाइन वैसे उन्होंने शेड्यूल दे रखा है सारा, लेकिन उसको मैंने ब्रॉडली इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ताकि आप अपने एडमिशन के मैक्सिमम चांसेस जनरेट कर सकें। यू कैन मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सीट्स इन योर डिजायर्ड कॉलेजेस। ओके, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखिए। अंडरस्टैंड द ऑप्शंस। पहले आप ऑप्शंस को अच्छे से समझ लो, है ना। जैसे मान लीजिए कॉलेजेस में ब्रांचेस को अच्छे से समझिए, कॉलेजेस को अच्छे से समझिए, एंड यू जस्ट प्रिपेयर योर ओन चॉइस। एक अलग से पेपर पे आप लिख लीजिए कि मुझे इस कोर्स में जाने का चांस, मैं जाना चाहता हूं और इस कॉलेज में जाना चाहता हूं, ठीक है। सपोज आप सिलचर एनआईटी में नहीं जाना चाहते, सो डोंट कीप दैट नेम इन योर चॉइस शीट। आप अपने पेपर पे, जो ऑनलाइन जोसा की काउंसलिंग भरने से पहले आप अपने पेपर पे पहले खुद की लिस्ट बनाइए। बायोटेक्नोलॉजी में मुझे नहीं जाना, चाहे मुझे आईआईटी में ही ना मिल जाए, पर मैं बायोटेक्नोलॉजी में ज्वाइन नहीं करना चाहता। आईआईटी बायोटेक्नोलॉजी, सिरामिक, ये इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो आईआईटी धनबाद में, आईआईटी बीएचयू में रन की जाती हैं, आईआईटी खड़गपुर में रन की जाती हैं। मान लीजिए नहीं जाना चाहते आप, तो उनको आप लिखिए ही मत। तो आप पहले अपनी लिस्ट बना लीजिए कि भाई इन कॉलेजेस में मैं जाना चाहता हूं, ठीक है। और आप अपनी लिस्ट बनाने के बाद फिर उसके बाद आता है प्रायोरिटाइज कीजिए। अभी तक आप ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन तो सिर्फ आप कॉलेजेस की लिस्ट देख रहे हैं, कोर्सेज की लिस्ट देख रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एमएनआईटी भोपाल में कौन कौन से कोर्सेज हैं, है ना, कौन कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं मुझे एमएनआईटी जयपुर में। बस आप केवल अभी लिस्ट देख रहे हैं ऑनलाइन, तो जोसा के पोर्टल पर, और पेपर पे उन सबको अलग से लिख लीजिए, ठीक है। पेपर पे लिखिए या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे एक एक्सेल में लिस्ट बना लीजिए ताकि उसको फिल्टर करके ऊपर नीचे भी कर सकें, ठीक। तो आप अपनी एक लिस्ट बना लो, कॉलेज का नाम और ब्रांच, कोर्स का नाम लिख लीजिए। उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि फर्स्ट चॉइस में क्या रखना चाहता हूं, ठीक। फर्स्ट चॉइस में मेरी ये वाला कॉलेज है, ये सेकंड चॉइस है, ये थर्ड चॉइस है। और जो कोर्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस कोर्स में आप जाना ही नहीं चाहें, उस कोर्स को अपनी लिस्ट में भी मत डालिए। यहां कोर्स समझने के साथ टाइम पर आपको न सिर्फ ब्रांचेस के ऊपर फोकस करना है, न सिर्फ आपको कॉलेजेस पर फोकस करना है, बल्कि आपको 4 ईयर एंड 5 ईयर पर भी फोकस करना है कि 4 ईयर का कोर्स और 5 ईयर का कोर्स, ये दो कोर्सेज मुझे मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो मैं कौन सा कोर्स लेना चाहूँ। 5 ईयर में मुझे ऑफकोर्स 1 साल ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1 साल ज़्यादा लगाकर क्या मुझे 2 डिग्री मिल रही है तो उसका फायदा है। सो थिंक दिस, है ना। 2 डिग्रीज लेना, ड्यूअल डिग्री लेना या इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री करना, इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। 2 डिग्री हम लें, 2 डिग्री लेने से कोई आपको एडवांटेज बहुत नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि हाँ 1 साल ज्यादा लगाने से मुझे एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी ब्रांच मिल रही है, तब तो मैं सोच सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में मुझे 4 ईयर मैकेनिकल मिल रही है और ऑलमोस्ट वैसे ही कॉलेज में मुझे 5 ईयर मैकेनिकल मिल रही है, तो मैं 4 ईयर की तरफ ही जाऊं ना, लास्ट का 1 साल बचाऊं, और फिर उस 1 साल में मैं ये सोचूंगा कि अब मुझे फर्दर स्टडीज में क्या करना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, गेट देना है, एमटेक करना है ना, या मान लीजिए एमबीए करना है, तो हम तब सोचेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, अगर मुझे मान लीजिए किसी कॉलेज में 4 ईयर में मुझे मैकेनिकल मिल रही है, लेकिन उससे स्लाइटली लोअर रैंक, स्लाइटली, है ना, या एट पार बोल सकते हैं, दूसरे किसी कॉलेज में 5 ईयर में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो फिर मैं 5 ईयर कंप्यूटर साइंस चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर 1 साल ज्यादा देने से मुझे कुछ एडवांटेज हो रहा है। यह सोचकर हमें 4 ईयर 5 ईयर का डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपने प्रायोरिटाइज आपने कर रही हैं। अच्छा, फिल मैनी चॉइसेस, ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस फिल करिए। ये मत सोचिए कि अरे सर चॉइस शीट में फायदा क्या है, मैंने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखा था, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपने देख लिया होगा, जोसा पर लास्ट ईयर का डेटा पड़ा हुआ है, उस पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है कि आपकी जो रैंक आई है उस रैंक पर लास्ट ईयर क्या कॉलेज में किस ब्रांच पर एडमिशन मिल गया था, उससे आप एक अपना आइडिया ले सकते हैं। वो आपको हमारा जो पोर्टल है बेटर स्टडी का, उस पर भी आपको मिल जाएगी उसी तरह की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स, और वो वहाँ पर भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ देखकर अपना एक
आइडिया बना सकते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर मुझे तो आईआईटी दिल्ली में तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, अच्छे कोर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और मुझे आईआईटी बॉम्बे में भी नहीं मिल पा रहा है, हाँ आईआईटी बीएचयू में मिल पा रहा है, तो वो लिखना ही आईआईटी बीएचयू से शुरू करते हैं। एनआईटी की बात करें तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मुझे जयपुर एमएनआईटी में या इलाहाबाद एमएनआईटी में कुछ नहीं मिल पा रहा, हाँ भोपाल में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो पहली चॉइस ही भोपाल कंप्यूटर साइंस लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, आप तो कोशिश करिए ना, आप तो अपनी लिस्ट बनाइए, आपको नंबर ऑफ चॉइसेस लिखने से कोई नहीं रोक रहा। जितने कॉलेजेस और जितनी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप सब कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरी रैंक तो 1500 आई है, 1500 रैंक है मेरी जेई एडवांस में, मुझे पता है कि आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, मैं चाहूं तो मैं लिखूं, नहीं चाहूं तो नहीं लिखूं। हाँ, लेकिन अगर मुझे 1500 रैंक है तो मुझे आईआईटी बीएचयू में, आईआईटी इंदौर में, आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी गांधीनगर में, आईआईटी इंदौर में, आईआईटी हैदराबाद में कुछ ठीक ठाक कोर्सेज मिलने के चांसेस बनते हैं, तो मैं उनको क्यों नहीं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। हो सकता है कि ना भी मिले लेकिन मिलने के चांस बनते हैं, तो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैं चाहता हूं। मैं तो बोलूंगा कि मुझे तो आईआईटी दिल्ली में जाना है कंप्यूटर साइंस में, जेई एडवांस क्वालिफाइड हूं, भले ही मेरी रैंक 1500 है, तो मैं तो पहली चॉइस आईआईटी कंप्यूटर साइंस लिखूंगा। आप अवेलेबल नहीं है तो मत दो, जो अवेलेबल है उस लिस्ट में आप नीचे आते जाओ, देते जाइए, पर मेरा पहला चॉइस तो आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस ही है, तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। सो ये एग्जांपल मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मान लीजिए किसी बच्चे की 25,000 रैंक है जेई एडवांस में, या किसी बच्चे की जेई मेन में मान लीजिए 50,000 रैंक है, और वो चाहे कि मैं तो एमएनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस ले लूँ और पहली चॉइस वो लिखूँ, तो मुझे तो वही लिखना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम चॉइसेस लिखने की कोशिश करें, जो आपको मिल सकता है उससे भी ऊपर के चॉइसेस लिखें, भले ही बहुत ऊपर के एकदम टॉप से न लिखें, लेकिन हाँ एक रीजनेबली गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं और पीछे तक के कॉलेजेस रखें, ताकि अगर मान लीजिए जो अभी आपको दिख रहा है जोसा पोर्टल पर कि ये मिल जाएगा, इन केस अगर वो नहीं मिला तो उससे नीचे का भी कुछ ऑप्शन बना के रखें। तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ कोर्सेज की लिस्ट उसमें डालिए, लेकिन डालते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, ध्यान ये रखिए कि अगर मुझे ये कॉलेज मिला, ये कोर्स मिला, तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये डिसीजन लेने के बाद ही उसको डालिए। अगर आपका डिसीजन ये है कि मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, एनआईटी श्रीनगर मुझे जाना ही नहीं है, कोई सा भी कोर्स मिल जाए, तो मत लिखिए उसको, क्योंकि अगर गलती से वो मिल गया तो फिर आपके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसा काम ही नहीं करें, ठीक है। इसलिए वही लिखो जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें नहीं जा सकते उसको लिस्ट में मत डालिएगा। इस तरह से अपने लिस्ट बनाकर उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। कागज पे लिखा है तो अब उसमें गिनती लिख लो आगे कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 5, ये इस तरह से पूरा आप लिस्ट बना लो। कंप्यूटर पे लिखा है तो एक्सेल में आप उसका ऑर्डर बना के सॉर्टिंग कर लीजिए, और अब जो आपकी फाइनल चॉइस शीट बनी है उसे अब आप अपने पोर्टल पर ट्रांसफर कीजिए, वहां चॉइस शीट फिल कीजिए। वहां पर भी मान लीजिए अभी वहां पर आपको लॉक करने का एक ऑप्शन दिखेगा, है ना, एक दिन पहले तक आप लॉक कर सकते हैं, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, पहले उससे पहले तक लॉक कर सकते हैं। लॉक आप लास्ट डे मॉर्निंग में कर लीजिएगा, अभी लॉक मत कीजिए, ताकि मान लो अभी आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ी और एडवाइस मिल जाए, थोड़ा और समझ में आ जाए, तो आप ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकें। ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास रखिएगा, क्योंकि वंस यू लॉक द चॉइस शीट यू कांट एडिट दैट चॉइस शीट, है ना। मान लीजिए आपको लगा कि अरे ये गलती से मैंने ये शीट में ये कोर्स लिख दिया, ये तो मेरे को नहीं जाना, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार लॉक कर दिया तो फिर नहीं कर सकते कुछ भी। और उसका ऑर्डर भी आप वहां पर भी चेंज कर सकते हैं, नीचे ऊपर सब कुछ कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट इट इज बिफोर लॉकिंग। लॉक करने से पहले उसमें एक ऑप्शन है सेव करने का, तो सेव जरूर कीजिएगा, जो भी चॉइस शीट बना रहे हैं उसको सेव करिए, क्योंकि लास्ट डे मान लीजिए कोई टेक्निकल एरर आ गया और आप लॉक नहीं कर पाए चॉइस शीट, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आपने लास्ट सेव कर रखी है वो फाइनली लॉक कर दिया जाएगा बाय जोसा अथॉरिटी इटसेल्फ, उसको लॉक मान लिया जाएगा। तो हर बार चॉइस शीट को सेव करके रखें। सेव करने का मतलब लॉक नहीं है, लॉक आप कर सकते हैं लास्ट डे भी, जब भी आप पोर्टल पर जाएं, जब भी उसमें कोई चेंजेस करें उसको सेव करिए, जब भी पोर्टल पर जाएं उसको सेव जरूर कीजिए। अगर सेव नहीं करेंगे तो फिर जो आपकी पहले जो आपने कर रखा था वही रहेगा, तो आप उसको सेव जरूर करें। लॉक आप लास्ट डे कीजिएगा,
ओके, आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉक चॉइसेस, जो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरिए और फिर लॉक कीजिए। तो ये आपको अपना ध्यान रखना है कि हाँ, मुझे अपने चांसेस ऑफ गेटिंग गुड कॉलेजेस ऑफ माय मींस डिजायर्ड कोर्स, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, दो तरह का रिपोर्टिंग होता है, एक होता है इन कैंपस रिपोर्टिंग कि आपको वहां जाकर रिपोर्ट करना, और एक होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो अभी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी, वेदर इन द फर्स्ट राउंड और इन द सेकंड राउंड और इन द थर्ड राउंड, जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आपको सीट अलॉटमेंट होते ही क्या करना है ये अच्छे से समझ लीजिए। ओके, सो दिस इज व्हेन यू गेट द अलॉटमेंट, हर राउंड के रिजल्ट के बाद आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक करो, अपने पोर्टल पर विजिट करो और चेक करो कि क्या स्टेटस है। इफ यू गेट सम अलॉटमेंट, आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स अलॉट हो गया, तो आपको वहां पर सीट एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। इसी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब है कि जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एक्सेप्ट और डिनाइड। नहीं चाहे तो अगर जैसे ही आपने डिनाई कर दिया कि नहीं मुझे ये कोर्स नहीं चाहिए, ये मेरी पसंद का कोर्स नहीं है, मेरी पसंद का तो ऊपर वाला था पर मुझे तो ये मिल गया, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, है ना। इसलिए एक्सेप्ट जरूर करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा, अगले राउंड्स में वो चेंज हो सकती है। और विड्रॉ करने का ऑप्शन तो आपके पास लास्ट तक बना हुआ है, तो अभी विड्रॉ नहीं करना है ना, अभी उसको डिनाई नहीं करना है, अभी तो आपको एक्सेप्ट करना ही है। तो जो भी कोर्स ऑफर होता है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस, जिसके लिए मैंने अभी कहा था ना कि प्री पेमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर वो कर दिया तो ठीक है, नहीं किया है तो आप वहां पर जैसे ही आपको अलॉटमेंट आता है सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे। और 30,000 रुपीज जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 15,000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फीस के रूप में दिए जाएंगे। उसके बाद अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रखेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वहां भी दे रखी है, मैं भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद रेस्पॉन्ड टू क्वेरी इफ एनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। क्या होता है, देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वहां अथॉरिटीज चेक करती हैं, ठीक है। आप जो फीस डिपॉजिट करते हैं वो आपने तो यहां से कर दिया, वो अपने अकाउंट में मिला या नहीं उसको वेरीफाई करते हैं। तो उस वेरिफिकेशन के बाद अगर उन्हें कोई डाउट क्रिएट होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उनमें ये मिस्टेक हमें नजर आ रही है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट कम दिया है, या आपका फीस हमें नहीं मिला है, तो वो फिर आपको क्वेरी जनरेट करते हैं। ये क्वेरी कब जनरेट होगी, जो अभी मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई ना हर राउंड की। फॉर एग्जांपल राउंड वन की टाइमलाइन है 14 जून से 18 जून। 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और उसी दिन से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये काम इमीडिएटली करिए, ताकि अगर वो कोई क्वेरी जनरेट करें तो आपके पास टाइम रहे उसको रिप्लाई करने का। लेकिन अगर आपने लास्ट डे पर 18 को जाकर वो काम किया तो वो भी करेंगे, और फिर वो आपको लेट नाइट, या कई बार हो सकता है कि आपको ना मेल मिले, ना मैसेज मिले, ना कॉल मिले, और आपकी वो क्वेरी मिस हो जाए। इसलिए जैसे ही जिस राउंड में भी रिजल्ट आ जाता है आपका, जिस राउंड में भी सीट मिल जाती है, सीट एक्सेप्ट करिए और फी पेमेंट करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पर बनता है ये। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए एंड लेट देम एनालाइज। उन्हें टाइम दो, 14 तारीख को 15 तारीख को कर डालो, आप तो 18 तक का टाइम है, लेकिन आप जल्दी कर दीजिए। और उसके बाद जो भी अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो आपको पोर्टल पर भी क्वेरी का एक टैब आएगा, वहां पर वो दिखाएंगे कि ये क्वेरी है हमारी एंड यू आर सपोज टू रिजॉल्व। वो क्वेरी आपको 18 को अपलोड करेंगे, जब सारे बच्चों का फर्स्ट राउंड का टाइमलाइन पूरा हो जाएगा, तो 18 को वो अपलोड करेंगे। और उसके बाद अब आपको क्वेरी को 18 तक ही रिजॉल्व करना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पहले नहीं किया तो आपके पास भी टाइमलाइन कम होगी। और वो कई बार रात को जाकर, मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स को रात को इधर उधर भाग रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स में या उनकी कोई क्वेरी आई है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेरी 3 तरह से वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। जो फ़ोन नंबर आपका है, जो रजिस्टर्ड आपका फ़ोन नंबर है, उस पर आपके पास कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है,
ईमेल भी आ सकता है। इन 3 तरीकों से वो अपनी कोई भी क्वेरी है तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हैंडी रखिए, वो फ़ोन नंबर एक्टिव रखिए, उस ईमेल आईडी को रेगुलर चेक कीजिए और वो मैसेज भी अगर आता है तो उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। और उसके बाद आपको उसी टाइमलाइन के अंदर अंदर उस क्वेरी को रिजॉल्व करने का डिसीजन देना होगा। कोई डॉक्यूमेंट कम है तो वो देना पड़ेगा। और एक बार ये काम हो गया तो आपका फर्स्ट राउंड में अगर मान लीजिए ये क्वेरी रेज हुई थी तो आपने रिजॉल्व कर दी, अब सेकंड राउंड में इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड में वो क्वेरी थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ये काम करना होगा। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, कि जब आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 4 तरह के ऑप्शंस वहां पर दिखाई देंगे। इफेक्टिवली 3 तो एक्सेप्टेंस के हैं और एक विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा। एक्सेप्टेंस में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे और वो ऑप्शन में पहला होगा फ्रीज, एक होगा फ्लोट, एक होगा स्लाइड। ठीक है, क्या मतलब है इन ऑप्शंस का समझिए। फ्रीज का मतलब आपको जो राउंड 1 में या जिस भी राउंड में रिजल्ट आया उस राउंड में आपने जो सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हैं एंड यू वांट टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर कोर्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, तो आप फ्रीज ऑप्शन पर चले जाइए। फ्रीज हो जाएगा वो ऑप्शन आपका। ठीक है, अब आप काउंसलिंग से बाहर हो गए और आपका कॉलेज भी फाइनल हो गया। अब आगे के राउंड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बस अब आप बैठिए, आराम कीजिए, हॉलीडेज एंजॉय कीजिए। ठीक है, और उस कॉलेज की वेबसाइट विजिट करके देख लीजिए जो कॉलेज आपको मिला है कि उसमें डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। ठीक है, ये तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग आपको सीधा उस कॉलेज में ही करनी है। ठीक है, तो आपको फ्रीज ऑप्शन मतलब यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर सीट, ये आपका सीट कंफर्म हो गया और आपका काम पूरा हो गया। अगर आप चाहें कि नहीं मैं सीट तो चाहता हूं, मुझे अलॉटमेंट तो मिल ही गया है, तो फ्लोट ऑप्शन एक दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है उसमें। अगर आप फ्लोट को क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो चॉइस शीट भरी है, सपोज आपको उस चॉइस शीट में 15th नंबर का चॉइस अलॉट हुआ और अगर आप फ्रीज करते हैं तो वो 15th वाला चॉइस आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लोट करते हैं तो 15 से नीचे के जितने भी आपके थे, मान लीजिए आपने 100 चॉइसेस भरी थी, 15th नंबर का कॉलेज आपको मिल गया, तो 15th से नीचे के जितने भी कॉलेजेस आपने भरे हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और आपको आगे राउंड्स में, नेक्स्ट राउंड्स में फ्लोट का ऑप्शन मिल गया है कि आप उस 15 से ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। 15th पर जो चॉइस है वो कोर्स तो आपका है ही सही, लेकिन अगर सेकेंड राउंड में चांस बना तो आप 14th वाली चॉइस पर भी जा सकते हैं, आप 13 वाली पर भी जा सकते हैं, आप 10th वाली पर भी जा सकते हैं, यानी अपनी उसी चॉइस शीट में ऊपर की तरफ आपका मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा कोर्स नहीं मिला, 15th पर आप टिके हुए हैं, तो 15th ही आपका फाइनल कोर्स रहेगा और ये चेंज लास्ट राउंड तक कभी भी आ सकता है। ठीक है, नहीं आया तो ये तो आपका है ही, लेकिन अगर आ गया तो फिर ऐसे केस में आप उससे ऊपर वाले कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे और 15th आपका डिलीट हो जाएगा। सपोज आपने 15th नंबर पर जो कोर्स लिखा था वो आपको अलॉट हो गया, लेकिन नेक्स्ट राउंड में सपोज 11th नंबर वाला कोर्स भी अलॉट हो गया, तो ऑटोमेटिकली अब आपका कोर्स 11th हो गया है और 15th वाला किसी और बच्चे को दे दिया जाएगा। अब आपका फाइनल कोर्स 11th रहेगा फाइनली। वहां पर जाके फिर से आपको फ्रीज फ्लोट के ऑप्शंस दिखाई देंगे, यानी अगर आपका कोर्स चेंज हो रहा है किसी भी राउंड में तो वहां पर ये फ्रीज फ्लोट ये ऑप्शंस आपको वहां पर भी दिखाई देंगे और आपको डिसीजन लेना होगा कि मैं इसको रखना चाहता हूं या नहीं रखना चाहता। तो फ्लोट का मतलब आप अपने जो चॉइस शीट है उसमें अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, जो भी कॉलेजेस और कोर्स आपने लिख रहे हैं उनके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपको यहां फ्लोट का जो ऑप्शन मिला हुआ है, इस ऑप्शन में आपने ये देखा कि मैंने जो चॉइस शीट भरी थी उस टाइम मुझसे गलती हो गई और मैंने ऊपर एक ऐसा कोर्स लिख दिया जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, मुझसे मिस्टेक हो गई, लेकिन हाँ ये 15th वाला कोर्स अच्छा है, तो फिर फ्रीज कर दो, कहीं गलती से वो ना मिल जाए ऊपर शिफ्ट होके, क्योंकि अब आप उसको रोक नहीं सकते। रोकने का एक ही तरीका है कि फ्रीज। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती नहीं हुई है और आपने सावधानी से सोच समझकर चॉइस शीट भरी है तो आप उपवर्ड मूवमेंट के लिए बने रहिए और आप फ्लोट ऑप्शन को लेकर आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, एक थर्ड ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है, सपोज आपको MNIT में, जयपुर MNIT में कोई पर्टिकुलर कोर्स मिल गया और आपको लगा कि अरे यार जयपुर कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, अब किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जाना, लेकिन हाँ मेरी ब्रांच को मैं चेंज करना चाहता हूं, तो आपको स्लाइड ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। स्लाइड ऑप्शन में क्या होगा,
15th नंबर की चॉइस आपको मिली और सपोज वो जयपुर का कॉलेज है, MNIT जयपुर है, एंड दैट इज द कॉलेज ऑफ योर लाइकिंग, लेकिन आप 15 से नीचे वाले तो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो ही गए। अगर आप फ्रीज करेंगे तो वही कोर्स फाइनल है, फ्लोट करेंगे तो 15 से ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं वो सब फाइनल हैं, वो हो सकते हैं फाइनल। और अगर स्लाइड करेंगे तो आपकी 15 से ऊपर जयपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक्टिव रहेंगे चॉइस शीट में और बाकी कोर्सेज डिलीट हो जाएंगे। यानी स्लाइड करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट फिक्स हो जाएगा और आपकी चॉइस शीट में अपवर्ड मूवमेंट बना रहेगा। विद इन दैट इंस्टीट्यूट डिफरेंट कोर्सेज मिल सकते हैं। अगर फ्लोट करेंगे तो पूरी चॉइस शीट उस पर्टिकुलर चॉइस से ऊपर की एक्टिव रहेगी और अगर फ्रीज करेंगे तो उससे ऊपर की और बाद की सारी चॉइसेस डिलीट हो जाएंगी और वही कोर्स आपका फाइनल कोर्स होगा। ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पर, सीट एक्सेप्टेंस के टाइम पर आपसे पूछा जाएगा। और आप चाहें विड्रॉ करना तो विड्रॉ आप कर सकते हैं। विड्रॉ का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो विड्रॉ ऑप्शन को तो एक बार के लिए छोड़ ही दिया जाए, है ना, और इसको तो लास्ट राउंड में सोचा जाए कि क्या करना है। उससे पहले तो हमें इन्हीं ऑप्शंस पर बात करना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं वापस से कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का क्या मतलब है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको फी एक्सेप्टेंस, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और साथ में फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा। ये 3 काम आपको करने होंगे और आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगा। जिस राउंड में भी ऐसा होता है उसी राउंड में आपको यह काम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होता है, वहां पर एक ड्यूअल रिपोर्टिंग का नाम भी दिया हुआ है। ड्यूअल रिपोर्टिंग क्या चीज है? सपोज आपको आज की डेट में तो MNIT जयपुर मिला और सपोज ये 35 नंबर की चॉइस आपको मिली। आप JEE एडवांस क्वालिफाइड भी हैं, JEE मेन क्वालिफाइड तो ऑफकोर्स है ही सही, तो आपको MNIT जयपुर मिल गया 35 नंबर की चॉइस। आपने फ्लोट ऑप्शन दिया, यानी आप अपनी चॉइस शीट में ऊपर अपवर्ड मूवमेंट पर जा सकते हैं। थोड़े टाइम बाद, सेकेंड थर्ड राउंड के बाद, सपोज ऊपर कोई IIT था वो मिल गया आपको, तो अभी तो आपने MNIT जयपुर के अकॉर्डिंग NIT सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रखी है। लेकिन अगर आपका NIT सिस्टम से IIT में चेंज हो गया तो अब IIT वाले फिर से आपसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग मांगेंगे और यही सारा काम आपको फिर करना होगा। बस एक फीस पे नहीं करनी, फीस चूंकि एक बार पे होनी है वो हो चुकी है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से डालने पड़ेंगे और ये फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड के ऑप्शंस फिर से दिखेंगे और वो करने पड़ेंगे। यानी NIT सिस्टम से IIT में जाते हैं तो आपको सेकेंड टाइम रिपोर्टिंग फिर करना है। IIT से NIT में आते हैं तो भी सेकेंड टाइम रिपोर्टिंग करना है। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में भी NIT मिला था, सेकंड में भी NIT मिला था, थर्ड में भी NIT मिला, भले ही अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो आपको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिपोर्ट नहीं करना। या IIT से IIT में ही मूवमेंट हो रहा है तो भी आपको रिपोर्ट सेकेंड टाइम नहीं करना, बस आपको देखते रहना है कि क्या हो रहा है। तो ड्यूअल रिपोर्टिंग आई गेस आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनल राउंड। जैसे IIT वालों के लिए 6th राउंड फाइनल राउंड है और NIT वालों के लिए उसके बाद भी CSAB का चांस बनता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका फाइनल राउंड यानी 6th राउंड का टाइम आएगा, वहां पर अब आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। सभी को करनी है, NIT वालों को भी और IIT वालों को भी। पार्शियल एडमिशन फी, यहां तो मैंने आपको बता दिया कि 30,000 और 15,000 तो सीट एक्सेप्टेंस फीस है। उसके बाद यहां पर आप जब पहुंचे और आपने IIT 6th राउंड मिल गया, तब आपको पार्शियल एडमिशन फीस देनी है और वो आपको 45,000 जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC के लिए है एंड 15,000 अदर्स कैटेगरी के लिए। सॉरी, ये 15 नहीं है, ये 20,000 है। अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 20,000 रुपीज वहां पर आपको फी पे करनी होगी। ओके, तो ये आपका पार्शियल एडमिशन फी वहां पे करना होगा। अब ये वाला फीस और ये वाला फीस, ये दोनों आपकी फाइनल कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। बस जोसा अपना प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 रुपीज कट करता है और वहां एडजस्ट हो जाता है। और अगर आप सीट विड्रॉ करते हैं तो आप यहां पर ये पार्शियल एडमिशन फी पे मत करिए और ये जो आपने यहां पर 30,000 या 15,000 पे कर रखा है, इसमें से 7,000 रुपीज जोसा अपना डिडक्ट करेगा एज अ सर्विस चार्ज और आपको रिफंड कर देगा बाकी का काम। यहां पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं आपको अलग से समझाता हूं। 6th राउंड हो गया। अब फाइनल राउंड के बाद जो भी आपका कॉलेज रहा, उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए। सपोज आपको IIT ऑफर हुआ है,
IIT में आप जाइए, उस वेबसाइट पर देखिए, हर IIT का, हर कॉलेज का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेशन डिफरेंट हो सकता है। उसका जोसा से कोई मतलब नहीं है। जोसा ने तो आपको कॉलेज फाइनल करके दे दिया। अब आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए, इंटरनल कम्युनिकेशन जोसा और उन कॉलेज का आपस में हो जाएगा। आप वहां देखिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, कौन सी डेट को आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। सपोज मुझे IIT चेन्नई मिला, तो IIT चेन्नई की वेबसाइट पर मैं जाऊंगा, वहां देखूंगा मुझे कॉलेज कौन सी डेट पर मेरा कॉलेज ओपन हो रहा है, बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, मेस फी क्या है, और ये मुझे कब तक पे करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन हो जाएंगी। वहाँ आप देख सकते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए। वहाँ पर आपको क्या क्या लेकर जाना है ये लिस्ट वहाँ दी जाएगी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अपलोड करेंगे इनकी ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ लेकर जानी है और वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो फाइनल जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो आपकी उस पर्टिकुलर कॉलेज में ही होगी जो आपको अलॉट हुआ है। ओके और जो NITs या NIT सिस्टम की अगर हम बात करें तो NIT सिस्टम में CSAB के बाद रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि CSAB में भी बहुत से बच्चों को कॉलेज मिल जाता है और जैसे ही जोसा खत्म होगा विद इन 10 to 15 डेज CSAB भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर आपको उसकी डेट आएगी और वहाँ उस पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। ओके तो इस तरह से आपका ऑन कैंपस रिपोर्टिंग का पैटर्न रहेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं उनको भी अच्छे से समझिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। JEE एडवांस एंड JEE मेन एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड। जिन बच्चों का एडवांस और मेंस दोनों क्लियर हुआ है तो उनको दोनों, और जिनका मेंस क्लियर हुआ है उनको मेंस का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड दोनों का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट यू हैव टू कलेक्ट। 12th का जिन्होंने इसी साल 12th दिया है, कॉन्टैक्ट टू योर स्कूल और अपना मार्कशीट कलेक्ट कीजिए। सर्टिफिकेट हो सकता है अभी नहीं आए हों, आ जाएंगे, नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप मार्कशीट लेकिन सारे स्टूडेंट्स की आ जाती है वो ज़रूर लीजिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट तो सभी के पास है, वो ज़रूर आप लीजिए। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर रखना होगा, उनको स्कैन करके अपलोड करना है आपको जोसा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, और इनका फिजिकल कॉपी आपको अपने साथ वहां लेकर जाना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई आप पे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेना होगा एंड मेक श्योर कि वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 25 के बाद इशू किया गया हो। ओके मीन्स बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसका लिस्ट वहां वेबसाइट पर उन्होंने दे रखा है। PWD सर्टिफिकेट इफ इट इज, वो सर्टिफिकेट की बात हो जाती है। आपको साथ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई सा भी दूसरा ID प्रूफ लेकर जाना होगा, प्रेफरेबली आधार कार्ड लीजिए। क्रॉस्ड बैंक चेक आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है, बैंक का पासबुक का डिटेल और क्रॉस्ड चेक, इनमें से कोई सा भी चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है आप जो पेमेंट कर रहे हैं, सपोज आप विड्रॉ करते हैं तो जो रिफंड अमाउंट है वो आना है, तो उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में अपने आप आ जाता है, उसके लिए आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये बैंक चेकबुक मांगी जाती है। और अभी जो आप फीस पे करेंगे वो आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनसे कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर एक चालान दिया जाएगा, उस चालान का प्रिंट आउट लेकर बैंक में जाकर कैश में वहाँ पर भी डिपॉजिट किया जा सकता है। SBI बैंक के थ्रू वो काम होगा। ओके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने JEE मेन और JEE एडवांस के टाइम पर एप्लीकेशन में अपलोड किए थे, वो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स की कॉपीज अपने साथ लेकर जानी। सो दिस द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपनी रेडी कर लीजिए और 14 जुलाई के बाद, जैसे 14 जून के बाद जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आता है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्कैन करके अपलोड करनी होगी। सो प्रिपेयर दिस लिस्ट एंड कीप इट हैंडी विद यू। ओके स्कैन करके रखो, इमीडिएटली हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो कुछ भी आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आपने कुछ लिस्ट आउट करी हैं तो अपने पास रखी होंगी। आई होप आपने पूरे सेशन में समझा होगा। ये मैंने सारा सब कुछ आपको जोसा से रिलेटेड बताया है। अब मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज और बताता हूं बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। जैक दिल्ली के जो टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें DTU, NSUT, IIIT दिल्ली है ना, इन कॉलेजेस की काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसका लास्ट डेट मतलब निकल चुका है, इनफैक्ट अप्लाई करने का 2 अप्रैल था तो वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वहाँ पर री रजिस्ट्रेशन का चांस भी बनता है। वैसे तो इसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन फ्लोट की हुई थी, तो आई होप आपने कर ही दिया होगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अब घबराइएगा नहीं। इसके लिए सेकेंड राउंड से पहले वो विंडो को रीओपन करेंगे और वहाँ पर भी आप अपलोड री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर नहीं किया तो। जोसा में री रजिस्ट्रेशन की कोई पॉसिबिलिटी
नहीं है। ओके, इसके अलावा वो स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने देखा आपको यहाँ पर एक लिस्ट बताई कि 13 लाख 10 लाख 5 लाख की रैंक वाले स्टूडेंट को भी एनआईटी में एडमिशन मिला, तो वो ऑफ कोर्स मिला तो है, लेकिन एनआईटीज कौन सी हैं दैट मैटर्स अलॉट, कोर्स कौन सा है दैट मैटर्स अलॉट। तो आपके सामने और बहुत सारे चॉइसेस बनते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के भी चॉइसेस बनते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी चॉइसेस बनते हैं। जैसे राजस्थान स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं, उनका भी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, एंड दे आल्सो ऑफर द कोर्सेज थ्रू जेईई मेन रैंक, और ऐसा हर स्टेट के कॉलेजेस के साथ होता है, तो वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ देयर आर plenty of good private engineering colleges where you can opt for some admissions। तो अभी जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया था betterstudy.in के नाम से, वहाँ से भी आप, मैं एक बार आपको उसका डिटेल दे देता हूँ। इस फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और या फिर हमारी इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप उन कॉलेजेस की डिटेल ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा पीछे भी है तो क्या और दूसरे बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके बारे में आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। दे कैन ऑफर यू, दे हैव प्लेंटी ऑफ कॉलेजेस ऑन देयर प्लेटफॉर्म, एंड थ्रू दोज कॉलेजेस यू कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग एडमिशन इन सम ऑफ योर चॉइसेस। ओके, तो इस तरह से ये सारा काम आप कर सकते हैं। बट एनीवेज, नाउ इफ इज दिस सम एनी क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग जोसा काउंसलिंग, सो यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप हैंड रेज कीजिए, हमारी टीम आपको अनम्यूट कर देगी। आपको अनम्यूट का राइट हम दे देते हैं। मनीष, प्लीज अनम्यूट अलाउ कर दीजिए। So if anyone wants to discuss something regarding counseling process, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यस राम। सर जैसे बीएस और एमएस वाले कोर्स होते हैं, हाँ, तो उसमें और बीटेक में हमें प्रेफरेंस किसे देनी चाहिए? सी राम, दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करता हूँ तो वहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बीटेक का कोर्स रन होता है। ठीक, अगर मैं इसी तरह से आईआईटी कानपुर की बात करता हूं तो वहां पर बीएस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स है। ओके, तो बीएस इज बैचलर ऑफ साइंस, बीटेक इज द सेम। अगर वो कोर्स सेम है तो आप वहां कॉलेज की रैंक के ऊपर बात करिए। ओके, आईआईटी दिल्ली में प्रोवाइड यू सम बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो आप वहां पर उसको पहले ऑप्ट करेंगे। और आपने देखा होगा कि ये जो बीएस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, आईआईटी कानपुर ने लगभग 10 साल पहले शुरू कर दिया था, बल्कि शायद उससे भी पहले, लगभग 2012-13 के आसपास इन्होंने ये कोर्स शुरू कर दिया था। इसी तरह से मुंबई इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स मुंबई, आईआईटी मुंबई, इन्होंने भी इस कोर्स को लगभग 2012 के आसपास शुरू कर दिया था। लेकिन बीटेक आईआईटी दिल्ली ने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में शुरू किया लगभग 15-16 के आसपास। ये नया कोर्स था, लेकिन चूंकि दिल्ली का एडवांटेज था, कोर्स ऑलमोस्ट सेम ही था, बीटेक का भी था, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से पिक किया। और आज भी आईआईटी दिल्ली बीटेक जो बाद में शुरू हुआ है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसकी रेटिंग कानपुर बीएस से ऊपर रखी जाती है, और वो प्लेसमेंट्स और वो सब चीज़ें आती हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा ऑप्शन बनता है कि दोनों कोर्स आपको मिल पा रहे हैं, तो आप कॉलेज के ऊपर प्रायोरिटी दें कि हाँ, ये वाला कॉलेज मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रहेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द कोर्स, देन कंपेयर द कॉलेज ऑल्सो। ठीक है राम? चलिए, फाइन। एनीवन एल्स? So how's Ram? How are you now? कैसा लग रहा है अभी आफ्टर गेटिंग दिस रिजल्ट? अच्छा लग रहा है। चलिए, नो नो नॉट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ, टू गेट इनटू आईआईटी इज इटसेल्फ अ गुड अपॉर्चुनिटी, और आपको प्रेफर करना चाहिए। मतलब आपका क्या लाइकिंग है, क्या चॉइस है आपका? कैमरा ऑन कर सकते हो राम? यस सर। हाँ सर, मैं फिलहाल तो सोच रहा हूँ कि आईआईटी बीएचयू में सीएस शायद मिल जाएगा, हाँ, चांस बनता है। और आईआईटी रुड़की में 5 ईयर एमएनसी ये बीएसएमएस वाला कोर्स, हाँ तो उन्हीं को मैं अभी फिलहाल डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ, बट स्टिल आई सजेस्ट कि है ना, आईआईटी मुंबई के बारे में थोड़ा सा सोचना। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली में, हालांकि वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल, आईआईटी दिल्ली में तो इंडस्ट्रियल या सिविल करके ही मिल पाएगा, टेक्सटाइल मिलेगा, है ना। टेक्सटाइल तो ऑप्ट नहीं करना है,
और आईटी मुंबई में आपको एरोनॉटिक्स मिल सकता है एंड इंडस्ट्रियल मिल सकता है, तो ये एक चॉइस बनता है ना. बट स्टिल मेक अ वाइज कॉल. और आईआईटी मुंबई में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोडिंग कल्चर, और आपको दूसरा ब्रांच भी मिल जाता है, तब भी वहाँ पर स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो कोशिश तो ये, मतलब एक बार अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश करना दैट कैन वी कॉम्प्रोमाइज, अदरवाइज एमएनसी इज़ अ गुड ब्रांच, और वो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं. आईआईटी बीएचयू इज़ ऑल्सो डूइंग गुड. And if you need to talk some of the alumni studying over there, तो आप चाहें तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा दूंगा, so you can have some close conversation with those students कि कल कॉलेज में क्या कल्चर है and how you can means move further and take the decision. Yes, sir. ठीक है. Thank you. Right. Anyone else? Moksh Malik, Jakara Sri. Fine. So if you have any query, आप डेफिनेटली अभी पूछ सकते हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तो ये फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ये वेबसाइट हमने आपकी दे रखी है, आप इस फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं. इनको बोल सकते हैं दैट वी वांट टू गेट सम दिस काइंड ऑफ एडवाइस. तो यहाँ जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आपको एडवाइस करेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी तो आप उन्हें बता सकते हैं, एंड दैट टीम विल कनेक्ट यू विद मी ऑल्सो. राइट. So thank you very much. Wish you all the best. God bless you all. Take a wise call, take a wise decision, and go ahead. Bye bye.